नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लेखपाल और यूपी पुलिस होमगार्ड से संबंधित सभी वो टॉप प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर जनरल साइंस से। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीतिक तथा संविधान, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्न को दोस्तों डिटेल्ड वाइज सोल्यूशन के साथ कवर करेंगे। ये दोस्तों क्लास नंबर 1 होने वाला है। टोटल दोस्तों आज से लेकर अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, डेली हम लोग दोस्तों एक सेशन इसके बाद ऊपर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन तो दोस्तों आसान है, ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जी के पास है, राष्ट्रपति जी के पास। और दोस्तों इससे संबंधित और सभी प्रश्न के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे दोस्तों टोटल कितने प्रकार का राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार है, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार का। एक होता है दोस्तों अनुच्छेद 352 में, एक होता है दोस्तों अनुच्छेद 356 में, एक होता है दोस्तों अनुच्छेद 360 में। इन तीनों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे। तो अनुच्छेद 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य विशेष में दोस्तों लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार। अनुच्छेद 360 है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा। इन तीनों को दोस्तों याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, जो दोस्तों पूरे देश में लागू होता है। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, जो दोस्तों पर्टिकुलर मतलब एक स्टेट में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। और दोस्तों याद रखिएगा, अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है, इसको याद रखिएगा। टोटल दोस्तों बात करें अभी तक कितने आपातकाल हमारे देश में लागू है, टोटल दोस्तों 3 आपातकाल लागू हैं। और दोस्तों ये तीनों आपातकाल कब कब लगे हैं, उन सभी के बारे में पूर्ण से डिटेल में आइए समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर नीचे दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल इमरजेंसी का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, यह दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 यह दोस्तों कब कब लग सकता है? युद्ध में बाह्य आक्रमण पर, मतलब वो भी युद्ध सशस्त्र विद्रोह के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों लग सकता है। भारत में आपातकाल दूसरा नंबर है दोस्तों, भारत में आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 में दिया गया है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, मतलब यह राज्य विशेष में लगता है, इसको याद रखिएगा। तीसरा आपातकाल है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो 360 में है। देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर। यह अभी तक दोस्तों वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें दोस्तों, अभी तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। 1962 में, 1971 में, 1975 में। यह 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लग चुका है। और दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसको याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाले क्वेश्चन में जितना भी आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों अभी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। पूरे शिद्दत के साथ दोस्तों वीडियो को देखिएगा, पूरा ईमानदारी के साथ दोस्तों इसको सॉल्व भी करिएगा। और लास्ट में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। अगर दोस्तों रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम दोस्तों क्लास को दोस्तों आज से लेकर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता डेली कराएंगे आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे तीनों उपकरण कौन से हैं? जैसे दोस्तों नया राज्य का अगर निर्माण है, नया राज्य के निर्माण के लिए दोस्तों तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह तीनों चीज़ कौन सा है? नए राज्य के निर्माण के लिए किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो तब भी ये तीनों की आवश्यकता होगी। किसी राज्य की सीमा को तय करना हो, मतलब दूसरे राज्य से काट कर दूसरे राज्य में मिलाना हो, तब भी इसी तीनों की आवश्यकता पड़ती है। या फिर नए राज्य का निर्माण हो तब भी इसके तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद। यह तो नहीं लगता, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं लगता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय नहीं लगता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय जिसमें रहेगा यह नहीं लगेगा। तो राष्ट्रपति जी का साइन लगता है दोस्तों। संसद का प्रावधान होता है। और दोस्तों बात करें संबंधित राज्य, जिस राज्य में नाम परिवर्तन करना हो, जिस राज्य से दोस्तों एरिया को काट कर दूसरे राज्य में मिलाना हो, उस राज्य का संबंधित विधानमंडल भी होना आवश्यक है।
तो राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल, ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन मतलब एक नए राज्य बनाने की दृष्टि से तीन उपकरण यही तीनों आवश्यक हैं, राष्ट्रपति, संसद और दोस्तों संबंधित राज्य का विधानमंडल। बाकी दोस्तों डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। देखिएगा, बोला गया है एक विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल मिलकर करते हैं। अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अनुसार संसद विधि कुछ इस प्रकार दिया गया है। नंबर 1, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 अधिक राज्यों को या राज्यों में भागों में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी भी राज्य से मतलब आप एक में क्या कहा गया है, मतलब कि किसी भी राज्य का अगर दोस्तों सीमा को काटकर उसके क्षेत्र को दोस्तों काटकर अलग दूसरे राज्य में दोस्तों यह मिला सकता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार यह तीनों, जैसे राष्ट्रपति हो गए, संसद हो गए और राज्य विधानमंडल हो गया। दूसरा बोला गया किसी राज्य का क्षेत्र भी बढ़ा सकता है। तीसरा नंबर है दोस्तों किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, मतलब एक से काटकर दूसरे में कर सकते हैं। चौथा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर किसी राज्य के नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों इनमें से किसी भी काम को आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए दोस्तों 3 लोगों का होना आवश्यक है। एक राष्ट्रपति जी का, दूसरा संसद का और तीसरा दोस्तों राज्य विधानमंडल का याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की बात किया जाए सन 1929 में लाहौर अधिवेशन की, तो ये हो जाएंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। अगर दोस्तों पूछे प्रथम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी याद रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बाकी कांग्रेस की दोस्तों स्थापना की बात करें ए ओ ह्यूम याद रखिएगा दोस्तों। ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है, इसको याद रखिएगा। अब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर हो जाएगा सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी इसके बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की संकल्प पारित किया था। पूर्ण स्वराज की संकल्प दोस्तों इसी अधिवेशन में पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? दोस्तों बात करें बौद्ध ग्रंथ के बौद्धों का रामायण, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित को बोला जाता है बौद्धों का रामायण। बाकी इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे हमने मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है अश्वघोष कृत बौद्ध ग्रंथ, इसने किसने बनाया था दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ को, बुद्ध चरित को किसने लिखा था? अश्वघोष ने। याद रखिए बुद्ध चरित को किसने लिखा था? अश्वघोष ने। को बौद्ध का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का दोस्तों रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ किसे कहा जाता है तो बुद्ध चरित याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानून का उल्लेख है। अगर पूछे दोस्तों बौद्ध धर्म के नियम व कानून का उल्लेख किसमें मिलता है तो ये हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम तथा कानून का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा, इसमें दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ये दोस्तों ये तीनों लाइन अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए दोस्तों तीनों लाइन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ बुद्ध चरित को कहा जाता है। और दोस्तों बौद्ध संघ का नियम तथा कानून का उल्लेख किसमें मिलता है तो विनय पिटक में। अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 जनपदों का वर्णन किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पिटक कितने प्रकार के होते हैं? पिटक दोस्तों टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पिटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों अभिधम्म पिटक। दूसरा होता है दोस्तों विनय पिटक
और तीसरा होता है दोस्तों सूत पिटक। तीसरा होता है सूत पिटक, अभिधम्य पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक। यह 3 प्रकार के दोस्तों पिटक होते हैं, इसको याद रखेगा। यह तीनों दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित पिटक हैं, इसको याद रखेगा। बाकी विनय पिटक में दोस्तों बौद्ध संघ के नियम तथा कानून का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या असुमेलित है? निम्न में से क्या असुमेलित है? असुमेलित को पहचानिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 17 के बारे में दिया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत दिया गया है। यह दोस्तों बिल्कुल सही बोला गया, अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत का अंत बोला जाता है, अनुच्छेद 17 में है। लेकिन दोस्तों यह अभी सामाजिक रूप में पूर्ण रूप से अभी लोगों के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में बोला गया अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 76 में बोला गया दोस्तों विधि के समक्ष समता का अधिकार, यह बिल्कुल गलत बोला गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है? विधि के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में। बाकी अनुच्छेद 89 में राज्य के सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है, यह बिल्कुल सही बोला गया है। अनुच्छेद 352 में हमने पहले वाली क्वेश्चन में कराया था आपातकाल की घोषणा। और दोस्तों विधि के समक्ष समता का अधिकार किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। बाकी अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। अच्छा दोस्तों संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद का वर्णन पूछे दोस्तों अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में किया गया है संसद का वर्णन। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, याद रखिएगा ये सभी दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 हो जाएगा महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से ये वाला क्वेश्चन न बनता हो। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, या फिर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, गदर पार्टी में कितने लोग शामिल थे स्थापना के वर्ष, ये सभी के बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से सोल्यूशन नीचे दिया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले इसके देख लेते हैं। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर वर्ष की बात करें दोस्तों तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। इसके मुख्य आदमी की बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से लाला हरदयाल याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, इसको याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना मुख्य रूप से लाला हरदयाल द्वारा होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में होता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में और जो आसपास क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में नीचे दिया गया है। जैसे दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना पूछे दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। कब हुआ? तो 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। किसने किया दोस्तों? मुख्य आदमी थे लाला हरदयाल। मुख्य आदमी कौन थे? लाला हरदयाल। 15 जुलाई 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त करना। अंग्रेजी साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त करना, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी गदर पार्टी के और नेताओं के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। सोहन सिंह भाकना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सोहन सिंह भाकना। और दोस्तों कांसीराम भी इसके मुख्य सदस्य हुआ करते थे। सोहन सिंह भाकना और कांसीराम ये और दोस्तों लाला हरदयाल, ये तीनों मिलकर दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और 15 जुलाई 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा राज्य और उसके निर्माण वर्ष असुमेलित है? राज्य और दोस्तों निर्माण वर्ष दोस्तों असुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश का निर्माण वर्ष है दोस्तों 1971, छत्तीसगढ़ का दोस्तों 2000, हरियाणा का दोस्तों 1966 में। यह तीनों दोस्तों अपने, जैसे हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 1971 में, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था सन 2000 में, हरियाणा का निर्माण हुआ था दोस्तों 1966 में। बाकी गुजरात का निर्माण दोस्तों इसमें असुमेलित है दोस्तों, गलत दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, लगभग 13 से 14-15 राज्य के बारे में, उसके निर्माण वर्ष के बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं। आइए नीचे समझते हैं, देखिएगा।
बोला गया राज्य पुनर्गठन आयोग, और किस पर आधारित है दोस्तों? फजल अली आयोग। यही दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए दोस्तों इस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, इसलिए दोस्तों इस आयोग का नाम रखा गया फजल अली आयोग। की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, इसको याद रखिएगा, फजल अली आयोग की सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात 1960 में बना था, नागालैंड 1963 में बना था, हरियाणा 1966 में बना था। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन में हमने क्या रखा था? हाँ सही है, हरियाणा 1966 में बना था, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था, मणिपुर 1972 में बना था, त्रिपुरा 1972 में बना था, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय दोस्तों 1972 में बने थे, इसको याद रखिएगा, ये तीनों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। सिक्किम 1975 में बना था, मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश और गोवा भी 1987 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। बाकी सन 2000 में दोस्तों ये तीनों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने थे। तेलंगाना का निर्माण हुआ था दोस्तों 2014 में, तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2014 में। इन सभी को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। बोला गया बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय मत करिएगा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो 1916 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में। बाकी बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया था 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में। बाकी बनारस में दोस्तों सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के द्वारा किया गया था। बाकी की इसके बारे में और भी दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बोला गया वर्ष 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। इसके बाद दोस्तों 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों में बनारस विश्वविद्यालय यह बना था। इसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया। सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को ही घोषित किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में दोस्तों केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान से संबंधित यह क्वेश्चन है। बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या फिर समूह की संख्या कितनी है? अगर दोस्तों इसमें दो होते हैं, आवर्त, एक होता है दोस्तों आवर्त और दूसरा होता है दोस्तों समूह। एक होता है आवर्त, दूसरा होता है समूह। दोस्तों ऐसे ऐसे होता है, उसको बोला जाता है आवर्त। आवर्तों की संख्या होता है 7, और जो खड़ी लाइन होता है दोस्तों उसको बोला जाता है समूह। समूहों की संख्या होती है दोस्तों 18। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 18। समूहों की संख्या होती है 18। जो खड़ी लाइन होता है आवर्त सारणी में वह होता है दोस्तों 18। जो बेड़ा लाइन होता है दोस्तों पट्ट लाइन, उसको बोला जाता है आवर्त, वह उसकी संख्या होती है दोस्तों 7। बाकी दोस्तों आवर्त सारणी से संबंधित और भी प्रश्न जान लेते हैं। जैसे आवर्त सारणी में अभी तक कितने तत्वों की खोज की गई, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व हैं, मैन और दोस्तों कृत्रिम रूप से बनाए गए कितने तत्व हैं, उन सभी के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिएगा आवर्त सारणी में दोस्तों 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले हैं, याद रखिएगा। मेंडलीव मत रखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले हैं, इसको याद रखिएगा, जिन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, हेनरी मोजले के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों का क्या क्रमांक रहा है? तो तत्वों के परमाणु क्रमांक में बढ़ते क्रम में, तत्वों के परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया। वर्तमान में कुल दोस्तों 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 94 तत्व दोस्तों प्राकृतिक रूप से हैं। प्राकृतिक रूप से 94 तत्व हैं, और दोस्तों प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए 24 तत्व हैं, याद रखिएगा।
यहाँ से दोस्तों और कुछ याद रखिएगा, जैसे दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे रिएक्टिव सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, इन सभी के बारे में ज़्यादा। सबसे भारी धातु जैसे ओस्मियम हो गया, सबसे हल्की धातु लिथियम हो गया, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील वाली सबसे ज़्यादा अक्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम हो गया। याद रखिएगा ये सभी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।